Hello everyone, this is Karan Krishna and you are watching SAK Academy। मैं ये वीडियो ना कि केवल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, बल्कि उन सारे पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का मार्क्स ना कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पे अच्छा दिखे, बल्कि वो बच्चे रियल लाइफ में मार्क्स भी अच्छा लाए, कॉन्फिडेंट हो और उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और साथ ही उन बच्चों का कैरेक्टर बेस्ट हो, उन बच्चों का कैरेक्टर काफी ज्यादा उज्जवल हो, बहुत ही बेहतर हो। तो आई थिंक कि आज का जो वीडियो है वो सारे पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा वीक है या फिर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं स्कूल्स में, आप उनको उस तरीके से ट्रीट ना करें कि उनका और कॉन्फिडेंस लो हो जाए या फिर वो डीमोटिवेट हो जाए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप उनके रूटीन को फॉलो करते हैं, आप उन्हें क्या नाम है समझाते हैं, आप उन्हें बताते हैं, तो आई थिंक कि उन बच्चों का मार्क्स नेचुरली ही बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो उनके साथ जो बिहेव है वो बिहेव ही उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन होता है। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा कि मुझे बच्चे आके बताते हैं कि सर आज पापा ने ऐसे डांट दिया कि पढ़ाने का मन ही नहीं करता है, ऐसा मतलब कि मतलब मन ही नहीं करता, क्या पढ़ूं, पढ़ते हैं तब पर भी डांट देते हैं, मार्क्स के लिए बोलते हैं। तो आई थिंक कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर वही दूसरे बच्चों की बात बताता हूँ, वही बच्चे को जिस दिन उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से बात करते हैं और समझाते हैं, वो बच्चे बताते हैं कि सर आज बहुत मजा आया पढ़ने में, पापा खुश थे, पापा ऐसे ऐसे हमको बोले, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना नहीं बोलना चाहूँगा कि आपकी जो बिहेव है, आपके जो वर्ड्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं अपने बच्चों को, तो आई थिंक कि आप उनके रूटीन को फॉलो करें या फिर आप उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं या आप उन्हें मोटिवेट करें या ना करें, सिर्फ उनके साथ अच्छे से अगर बात करते हैं, तो आई थिंक कि यही उन बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा। तो इस चैनल को देखने के लिए और समझने के लिए कि मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ पेरेंट्स को, वो तो मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ थंबनेल जो लगा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअली जो बात करने वाला हूँ इस चैनल पे, जो बच्चों को सिखाने वाला हूँ इस चैनल से, वो मैं सिखाऊंगा मैथमेटिक्स। ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है। एक्चुअली इस चैनल पे साक एकेडमी की ये चैनल है जो कि स्पेशली मैथ्स सिखाया जाएगा इस चैनल पे, और मैथ्स में उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो आईआईटी जेई मेंस एडवांस के एस्पिरेंट हो, जो उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो, और सीयूटी के भी बच्चे वीडियो को देख सकते हैं, और 11-12 के वीडियो तो 11-12 के जो बच्चे वो तो वीडियो को देख ही सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के मन में हो सकता है कि सर जो टीचर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करवाते हैं वो एनडीए का भी करा सकते हैं कैसे, और सीयूटी का भी कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो आगे बताना जा रहा हूं उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मैं कैसे सबको एक साथ मर्ज करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हमारा जो है, ये साफ साफ आप देख सकते हैं इससे कि आईआईटी जेई मेंस एडवांस विद एनडीए, मतलब कि इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस के साथ साथ, ठीक है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। इसके साथ साथ डिफरेंस भी क्या है आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चंस के लेवल्स क्या होते हैं, उसके बाद ये एग्जाम्स की मार्किंग स्किल्स क्या होते हैं, वो सारे चीज इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर बात करें फीचर्स की, तो एनडीए जो है, एनडीए की एग्जामिनेशन और आईआईटी जेई की एग्जामिनेशन, ठीक है, दोनों की सिलेबस की अगर बात करें तो आई थिंक कि मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है, दोनों के सिलेबस मोस्टली सेम होते हैं। बट अगर क्वेश्चन लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल दोनों का डिफरेंस होता है। फीचर तो आप समझ रहे हैं, फीचर्स एक तो एनडीए होगा
और दूसरा आईटी जेई। इस एनडीए की एग्जाम को पास करने के बाद आप 3 तरह के आर्मी बन सकते हैं। वन ऑफ देम इज इंडियन आर्मी, अनदर वन इज इंडियन नेवी एंड थर्ड वन इज इंडियन एयरफोर्स। और आईआईटी में आपका क्या फ्यूचर है? तो आईआईटी में गए, आईआईटी आप क्रैक करके, आईआईटी को जब आप क्रैक करते हैं तो आपकी एडमिशन आईआईटी कॉलेज में होती है या फिर एनआईटी कॉलेज में होती है। वहाँ एडमिशन लेने के बाद ठीक है आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है। आप जैसे ही आपकी कोर्स कंप्लीट होती है 4 इयर्स की, तो आई थिंक उसके बाद जो है आपका जॉब लगना 100% श्योर है। ठीक है, क्या सैलरी होगी नहीं होगी उसकी बात नहीं करूंगा मैं, पर जॉब लगेगा ये श्योर है। ठीक है, दूसरी बात, अगर एग्जाम लेवल की बात करेंगे, एग्जाम लेवल की, तो एनडीए की जो एग्जाम लेवल होती है वो क्लास 11th एंड 12th लेवल की होती है। जो सीबीएसई की जो 11th 12th की बोर्ड होती है उसके लेवल्स की होती है एग्जाम का लेवल, किसका एनडीए का। और अगर आईटी जेई की बात करेंगे तो आईटी जेई की अगर बात करेंगे तो 11 12 तो होता ही है, बेसिक तो चाहिए ही चाहिए, एंड 11 12 के साथ साथ डीप कॉन्सेप्ट चाहिए, साथ ही हाई लेवल का एप्लीकेशन आना चाहिए मैथ्स में। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर हमें 11 12 तो इसमें भी चाहिए और डीप कॉन्सेप्ट चाहिए, साथ में हाई एप्लीकेशन चाहिए। तो हाई एप्लीकेशन सीखने के लिए और अप्लाई करने के लिए गाइस विदाउट बेसिक तो आप सीख ही नहीं सकते हो। और अगर हम आईआईटी की प्रिपरेशन करवाएंगे आपको, तो आईआईटी की प्रिपरेशन करवाने के लिए आप खुद से सोचो कि विदाउट, अब क्या 11 12 की प्रिपरेशन हम अलग से करवाएंगे और आईआईटी के अलग से नहीं ना, साथ में लेके चलेंगे। सो गाइस आपको सोचो, अगर मैं 11 12 की अगर सिलेबस पढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है आपका एनडीए की सिलेबस कवर हो गया। दैट मीन्स मेरे वीडियो को वो भी बच्चे देख सकते हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो देख ही सकते, पर वो भी बच्चे देख सकते हैं जो 12th बोर्ड 11th बोर्ड और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई दोनों की सिमिलरिटी समझ गई कि मैं दोनों को कैसे पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, क्वेश्चन का टाइप की अगर बात करेंगे तो इसमें मोस्टली एनडीए में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। और अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें एमसीक्यू तो होते ही हैं, इंटीग्रल्स भी होते हैं, साथ में पैराग्राफ, असर्शन, रीजन भी होते हैं। इतने सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसमें, आईआईटी में। पर मोस्टली अगर एनडीए की बात करें तो इसमें मोस्टली कैसे होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। और कॉन्सेप्ट डेप्थ की बात करें तो एनडीए में मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन होते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट सरफेस लेवल की क्वेश्चन होते हैं। एंड अगर आईटी की बात करें तो इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स डीप कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। मैं आगे बात करूंगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद कंसेप्चुअल तो होना ही चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट इस सब का बात करूंगा आज के वीडियो में। दूसरी बात, स्टेप्स, प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो सारे आएंगे इसमें, जो कि एनडीए में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इतने डीप लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बेसिकली 11 12 के लेवल का रहेंगे। ठीक है, अगर टाइम की बात करेंगे पर क्वेश्चन तो एनडीए में अप्रोक्सीमेट 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेगा। और अगर क्या नाम है आईटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स और मोर भी कह सकते हैं। ठीक है, टफ के लिए अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या नाम है या एवरेज 2 मिनट्स लेके चलते हैं, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें कि दोनों में डिफिकल्टी क्या होती है, तो इसका तो मॉडरेट मैंने बताया, सरफेस लेवल बेसिक होता है। ठीक है, और बट आईआईटी की जो होता है अगर क्या नाम है हाई तो होता ही है लेवल, और स्पेशली अगर हम बात करें तो एडवांस की क्वेश्चन जो होता है वो तो और भी लेवल वाले होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, तो इसका बेसिक प्रॉब्लम्स होता है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। और अगर आईटी की बात करें तो आईटी में कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन को कितना फास्ट सॉल्व करे उसके लिए हमें ट्रिक भी पता रहना चाहिए, और एनालिटिकल, टाइम कंज्यूमिंग, ये सारा इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इनके लेवल ये तो बेसिक रहेगा, बेसिक प्रॉब्लम्स साथ में फार्मूला बेस्ड, बट आईआईटी में ऐसा नहीं रहता।
उसमें ट्रिकी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल हो सकता है एंड डीप लेवल हो सकता है, ठीक है। और अगर सिलेबस की बात करें तो स्लाइटली ब्रॉडर, दैट मीन्स इंक्लूडेड, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो दोनों का जो होता है, दोनों का अगर बात करें तो इसका तो थोड़ा सा डीप सिलेबस होता है और इसका थोड़ा सा स्लाइटली डीप होता है, या बॉर्डर कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की सिलेबस में मतलब कि सिर्फ डीप और बेसिक का डिफरेंस है। इसमें ज़्यादा डीप लेवल के क्वेश्चंस होंगे और इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होंगे, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। और अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो मैं इसके साथ साथ एनडीए आईटी के साथ साथ सीयूटी के जो बच्चे जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों में कंपैरिजन करें सीयूटी और आईआईटी में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो लेवल होते हैं, लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज, तो जेई मेंस में हाई लेवल में पिछले भी क्या नाम है, जब एनडीए के साथ कंपेयर कर रहा था तो उसमें भी बताया था आईआईटी के बारे में। मैं इसके साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो इसकी बात करूँ तो वेरी हाई लेवल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होता है आईआईटी जेई के क्वेश्चंस का। एंड अगर सीयूटी की बात करें तो सीयूटी का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल होता है, दैट मीन्स यू कैन से दैट ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी के सिलेबस के बेस्ड होते हैं। और दूसरी बात, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो मेंस और आईआईटी, दैट मीन्स मेंस और एडवांस में 11th प्लस 12th फुल सिलेबस पूछा जाता है। बट अगर हम लोग सीयूटी की बात करें तो ओनली एंड ओनली 12th की सिलेबस पूछा जाता है, दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। इट्स ओके, एनसीईआरटी के बेस पे सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए पूछा जाता है। और अगर क्वेश्चन की टाइप की बात करें, इस क्वेश्चन को मैं मतलब आज का वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, शॉर्ट में सारा कुछ बता दूंगा। बाद बाकी अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे मतलब कि डायरेक्टली या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते कमेंट करके, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बट अगर हम लोग क्वेश्चन टाइप की बात करें तो पिछले भी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि इसकी लेवल जो होता है एमसीक्यू टाइप होता है, इंटीग्रल टाइप होता है, असर्शन रीजन होता है, वगैरह वगैरह। और साथ में बट इसकी अगर बात करें, अगर क्या नाम सीयूटी की बात करें तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू ओनली होते हैं, ठीक है। और अगर फोकस ऑफ एरिया की बात तो इनमें आपको डीप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, ट्रिकी कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा, और टाइम का जो प्रेशर होता है टाइम भी हमें बचा के काम करना पड़ेगा। पर अगर इसकी बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं, फॉर्मूला बेस्ड होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, बेसिक है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और आईटी के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें, ठीक है, तो फॉर करेक्ट, देखिए करेक्ट के लिए आप जान रहे 4 और 1 मार्किंग इसके रॉन्ग के लिए होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होता है आईटी में, आपको ये बात पता ही है। इच क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर वही गलत होता है तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो 5 मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिलेगा और 1 मार्क्स जो आपके लिए रॉन्ग आंसर के लिए कट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा, मोस्टली ऐसे ही होता है, ठीक है, 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग। अगर एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो जेई मेंस के लिए आप सभी को पता ही होगा, जेई मेंस के पेपर के लिए 3 आवर्स एंड मेंस एंड जेई एडवांस के लिए 6 आवर्स। अगर इसकी बात करें तो इसका 1 आवर की पर सब्जेक्ट की क्वेश्चन होगी, मतलब इसका जो टाइम मिलेगा आपको पर सब्जेक्ट के लिए 1 आवर मिलेगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन पर्पस की अगर बात करें, ठीक है, तो टॉप आईआईटीज या टॉप एनआईटीज आपको मिलेंगे इसके बेसिस पे, इसके एग्जाम अगर पास करते हैं तो। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू, कहने का मतलब आपके इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग आपके मार्क्स, उनके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सीयूटी दे करके आप चाहे कैम्ब्रिज में एडमिशन करवाने तो नहीं करवा सकते, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही केवल आप एडमिशन ले सकते हैं, किसके,
CUT क्रैक करके। और आजकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते जा रहा है और ये फेमस होते जा रहा है ये एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑफ आप जानते हैं कि IIT में जो सिलेक्शंस होती है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 15 मोर देन 15 lakhs और सिलेक्शन हो रही है 16,000। सिमिलरली अगर नीट की भी बात करें तो सेम कहानी है, मोर देन 25 lakhs स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है 22-23 हज़ार। तो फिर बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेने की हक नहीं है, बिल्कुल है। तो वो सारे बच्चे इनके थ्रू, CUT के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए CUT की भी एग्जाम आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कंपटीशन लेवल की बात करें, इसके कंपटीशन लेवल की बात करें, तो IIT की एग्जाम जो होती है वो काफ़ी हाई होता है। जैसे कि मैंने बताया 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं IIT के एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से जो IIT में जो टॉप 1% गेट्स इनटू द IITs, दैट मीन्स 1% स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाता है IITs की अगर बात करें। बट अगर हम लोग CUT में बात करें तो CUT में मॉडरेट लेवल होता है एंड मोर रिलैक्स्ड कट ऑफ। इसलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, आपको ठीक है क्या नाम है DU नहीं मिलेगा, DU के अलावा मान लो कि आपको BHU नहीं मिलेगा, GNU नहीं मिलेगा, पर इससे और थोड़ा सा मतलब क्या कहेंगे, थोड़ा सा लो लेवल के कॉलेज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोई ना कोई कॉलेज से आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्या नाम है हम लोग इसके प्रिपरेशन नीडेड की अगर बात करें, ठीक है, तो ये कोर्सेस 2 इयर्स होती है, 2 इयर्स इसकी स्टडी प्लान होती है, जिसके आप कोचिंग लेकर के ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और दूसरी बात 2 इयर्स की कोर्स होती है, बट अगर इसके बात करें तो ये भी देखिए, ऐसे तो IIT की अगर बात करें तो IIT भी बोर्ड के साथ साथ IIT के साथ में प्रिपरेशन होती है, और इसका भी बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ लाइटली जो है CUT की भी प्रिपरेशन बच्चे कर सकते हैं, जिनको शुरू से ही पता है नहीं मुझे IIT तो करना ही नहीं है, मुझे नीट तो करना ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे स्लाइटली वो क्या कर सकते हैं, 12th बोर्ड के साथ साथ थोड़ा सा CUT की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इन दोनों को देखते हुए ये पिछला पेज, ये जो मैंने IIT और NDA के साथ जो मैंने दिखाया कि क्या कंपैरिजन, क्या सिमिलरिटी है दोनों के सिलेबस में, दोनों के क्वेश्चंस के लेवल्स में, इसके साथ मैंने आपको बताया कि IITs और CUT में क्या डिफरेंस है। ऐसा क्यों बताया मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये है, इसके अलावा मैं पहले एक और बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि ये सब मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ, ठीक है। अब इसके थर्ड पेज पे चले तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन RMO, INMO एंड साथ में IMO। ये 3 स्टेज के एग्जामिनेशन होते हैं IMO। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके इंडिया में क्रिकेट होता है, तो जब क्रिकेट होता है तो गाइस 15 या 14 या 11 प्लेयर्स जो उसमें प्ले करते हैं, वो अगर जब इंडिया जीतता है तो वो सिर्फ इंडिया का 11 प्लेयर्स या इंडिया का टीम नहीं जीतता है गाइस, वो पूरा होल कंट्री जीतता है, ठीक है। तो इसी तरह का एक तरह से ओलंपिक कह सकते हैं, इसी टाइप का आपका जो IMO की जो एग्जाम होती है कुछ इसी लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड के सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ के सारे हर कंट्री से 6 स्टूडेंट सेलेक्टेड रहते हैं, और फिर उनकी कंपटीशन होती है 6 आवर्स की, 4 पॉइंट कुछ आवर्स का उसका टाइमिंग रहता है, उसमें वो बच्चे सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और जो विनर होता है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वो मतलब कि वर्ल्ड के जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहे उनको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ तीनों का क्या कहानी है, ठीक है। तो इनके फीचर्स तो यही है कि इसका RMO रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है, और INMO इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है, और IMO की बात करें तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है, ठीक है। आप सभी इनके बारे में जानते ही होंगे। तो मैं कहना चाह रहा था इन सभी के प्रिपरेशन के साथ बच्चे जो इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी हेल्प मिल जाएगा मेरे वीडियो से। तो आप ये सारे बच्चे जो RMO, INMO और IMO की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेवल की अगर बात
तो इसके रीजनल लेवल होते हैं, फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, और ये जो आपका INMO है ये सेकेंड मतलब क्या थर्ड स्टेज होता है। और फाइनल स्टेज की बात करें तो ये आपका IMO फाइनल स्टेज होता है, जो बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद देश के लिए ले जाएगा और वहां पर जो कंपटीशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वो बच्चे करेंगे जो IMO क्रैक किया हो, जो बच्चे IMO के लिए सेलेक्ट हुए हो, ठीक है। अगर इसके ऑर्गेनाइज की बात करें, कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो रीजनल कोऑर्डिनेटर इसका करता है, और जो कि अंडर होता है HBCAC के और NBHM के, ठीक है। सेम अगर इसके सेकेंड लेवल की बात करें, ये जो थर्ड स्टेज की अगर एग्जाम की बात करें तो वो भी यही कराता है, HBCAC और साथ में TIFR, और अंडर ये किसके होता है, NBHM के होता है, ठीक है। और उसके देन फाइनल स्टेज आज का IMO फाउंडेशन होता है। फिर वो लोग ट्रेंड करते हैं ताकि वो जो पूरे देश के जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं उन बच्चों को कैसे बीट किया जाए, उनके लिए वो ट्रेंड करते हैं, ठीक है। उसके साथ एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सारे बच्चे जो क्लास 8 से 12 तक के हैं वो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही सिलेक्टेड बच्चे यहाँ पर उनको और प्रिपरेशन फिर से ये RMO IOQM दे सकते हैं। और इसमें से 6 स्टूडेंट सेलेक्टेड होगा, कहाँ से, ये जो INMO है उसमें 6 बच्चे सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, जो किसके लिए सेलेक्ट होगा, IMO के लिए, ठीक है। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो इसका 102 मार्क्स का होता है, स्लाइटली वेरी करता है। और इसमें अगर बात करें तो 56 मार्क्स का होता है। और अगर IMO की इसकी फाइनल स्टेज की बात करें तो ये 6 क्वेश्चन इंटू 7 मार्क्स, दैट मीन्स इस क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे और टोटल 42 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अगर क्या नाम है क्वेश्चन टाइप की बात करें तो प्रूफ ओरिएंटेड, साथ में कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स, और इसके सेकेंड अगर थर्ड लेवल, फर्स्ट सेकेंड तो ये यही आ जाएगा, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। और अगर थर्ड लेवल की बात करें, थर्ड स्टेज की बात करें तो ये एडवांस ओलंपियाड स्टाइल होता है क्वेश्चन का, ठीक है। और अगर लास्ट वन की बात करें तो वो तो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थियोरेटिकली प्रॉब्लम बेस्ड जो भी हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स जो कवर होगा तो एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम या नंबर थियोरी जो भी कहिए, कॉम्बिनेट्रिक्स, एंड जो इधर का सिलेबस है सेम एज द RMO बट मोर एडवांस, सेम चैप्टर रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, बट जो क्वेश्चन के लेवल होंगे वो इसमें और ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो इसमें भी सेम ही रहेगा बट हाईएस्ट लेवल, मतलब इनसे भी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन उसमें आएंगे। दूसरी बात, लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप इंग्लिश हिंदी यूजुअली यूज़ कर सकते हैं। और फाइनल की जब बात होगा तो ये केवल इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सारे कंट्रीज के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। पर्पस इसका क्या है, तो पर्पस है टू फिल्टर टॉप स्टूडेंट्स फॉर INMO। RMO का मेन पर्पस क्या है कि INMO के लिए जो है बेस्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सके, ठीक है, जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे। और इनका टू सेलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर द IMO ट्रेनिंग कैंप। और इनका अगर हम बात करें INMO का तो इनका मेन पर्पस है कि यहाँ से जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उन कुछ बच्चों को इनके लिए सेलेक्ट करें, उनमें से 6 ही स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे IMO के लिए, ठीक है। और अगर सिलेक्शन फॉर्म की बात करें तो IOQM जो है यही टॉपर क्वालिफाइड को INMO के लिए सेलेक्ट करते हैं, एंड देन क्या नाम है IMO के लिए। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट हाई होता है ये पहला RMO का क्वेश्चन, और इसका उससे ज़्यादा हाई मिलेगा। और इसकी अगर बात करें तो एक्सट्रीमली हाई मिलेंगे क्वेश्चन के लेवल, ठीक है। बट अगर करियर एडवांटेज की बात करें कि सर इसे पढ़ के क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने से, ठीक है, तो इसके करियर की बात करेंगे तो गुड फॉर द ओलंपियाड अवेयरनेस एंड मैथ फाउंडेशन। सबसे पहली बात तो इसके पढ़ने से आपके जो मैथ्स की जो लेवल है वो आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात, मैथ की जो थिंकिंग लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। और इनके साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले तो कुछ कैश वर्थ मिलता है जो कि इनको कंडक्ट कराते हैं और गवर्नमेंट सब मिल करके बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, अगर आप इनको IMO के लिए सेलेक्टेड होते हैं और IMO में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पहली बात आपके स्पेशली अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया की यूनिवर्सिटी के लिए आपके दरवाजे खुल जाते हैं।
और ये सब क्रैक होने के बाद आपकी आईआईटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप जीत के आ जाते हैं, जहाँ पूरा होल वर्ल्ड क्या नाम है पार्टिसिपेट करेगा, अगर वहाँ जीतते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो इसमें आपको मतलब क्या कह सकते हैं, रुपया के साथ साथ आपको मतलब पोजीशन भी मिल जाएगा, और साथ में जिस आईआईटी के लिए इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो आईआईटी आपको इसमें क्रैक करने के बाद उस कॉलेज में आपकी एडमिशन आसानी से हो जाएगी। दूसरी बात, अगर लास्ट हम बात करें स्कॉलरशिप, जो मैंने अभी बताया, तो इसके लिए आपको खास कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसके लिए सिर्फ आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और उन्हीं को क्या नाम फंडिंग की बात होगी। और अगर बात करें फाइनल में, तो ट्रैवलिंग की के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेडल्स मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। ग्लोबल रिकॉग्निशन का मतलब मैंने जैसे कि अभी बताया कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे एमआईटी, आईआईटी, ये सारे कॉलेज में आपकी एडमिशन डायरेक्ट हो सकती है। साथ में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। बस मैं आज इसके बारे में तो इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं कि वो पीछे जो मैंने 3 पेज में सारा कंपटीशन के बारे में बताया, जैसे एनडीए, आईआईटी एंड सीयूटी आईआईटी एंड देन आईएमओ, आरएमओ, आईएनएमओ, इस सारे के बारे में जो मैंने आपको बताया, इन सब के बारे में क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाऊंगा वो कैसे रिलेट करके पढ़ाऊंगा। मैं जो इस चैनल पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस चैनल का नाम आप जान रहे हैं, साख एकेडमी मैथ्स आईआईटी जेई एनडीए एंड सीयूटी, ये मेरे चैनल का नाम है। साख एकेडमी का ही एक दूसरा चैनल है जिस पे आपको स्पेशली आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और आईआईटी जेई के साथ साथ आपको मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ नॉट ओनली इतना ही, इसके साथ साथ जो बच्चे 11th में हो या 12th में हो, उसके कंप्लीट सिलेबस विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी फीस, आपको ऑलरेडी सारे टॉपिक वाइज, एवरी टॉपिक वाइज आपको शुरू से लेकर के बेसिक टू हायर लेवल, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, काफ़ी बेसिक से। वो सारे बच्चे जो सीबीएसई में, इसके लिए एक और चीज़ बताऊंगा मैं, जो बच्चे सीबीएसई के होते हैं, बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फाउंडेशन तो पढ़ते नहीं है 9th-10th में, तो उनके बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आगे जा करके उनके सिलेबस में नहीं रहता और पढ़ाया भी नहीं जाता, जिसकी वजह से बच्चे आईआईटी का सपना लेके तो आते हैं पर उन्हें आईआईटी की सपना पूरा नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा वो सारे बेसिक टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको हायर लेवल तक पढ़ाऊंगा। सो गाइज, तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको 11th-12th फाउंडेशन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ आपको आईआईटी जेई, इसके मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करवाएंगे। और आप रही बात कि एनडीए की भी आपकी प्रिपरेशन, मैं इस पे मैथ्स एनडीए के लेवल का जो मैथ्स है वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आप सोच रहे हैं सर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करा रहे हैं, फिर एनडीए का कैसे कराओगे आप? तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी पीछे जो कंपेयर किया वो इसीलिए किया कि आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहे। तो सारे बच्चे जो एनडीए के एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी बच्चे मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। दूसरी बात, एनडीए के बारे में जैसा आप जानते हैं कि एनडीए को क्रैक करने के बाद आप 3 तरह के आर्मी बनते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इसके साथ साथ जो बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मेरे 12th वाले वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, मैं इसके बारे में इतना ही बताना चाह रहा था कि जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं, जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सारे बच्चे मेरे लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट करें। जो आपको लगता है, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको वो टॉपिक नहीं उसके आगे वाला टॉपिक पढ़ना है, या फिर आपके लिए कोई टॉपिक छूट गया है पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर इसका वीडियो बना दीजिए, मैं उसका स्पेशली आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस चैनल पे किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करवाऊंगा और क्या क्या करवाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, तो इस चैनल का नाम जैसा कि आपको पता है साख एकेडमी, ठीक है, मैथ्स आईआईटी जेई एनडीए एंड सीयूईटी, ठीक है। इसमें हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाएंगे 11th-12th की, आईआईटी जेई मेंस एडवांस की, एनडीए की और साथ में सीयूटी की, पीछे भी बता रखे हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, अब क्वेश्चन आएगा बच्चों के मन में या किसी के भी मन में कि सर इतने बड़े बड़े कोचिंग्स है, इतने सारे कोचिंग्स वाले
क्या नाम है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फ्री में सबके वीडियोस हैं, फिर मैं आपके चैनल को क्यों ज्वाइन करूं, मैं आपके चैनल से ही क्यों पढ़ूं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वाई टू ज्वाइन साक एकेडमी मैथ्स विद करण कृष्णा। ठीक है, मेरा नाम करण कृष्णा है, जैसे कि शुरू में मैंने बता दिया। तो आखिर मैं जो मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मेरे से ही आप यूट्यूब पे क्यों मैथ्स पढ़ोगे, ऑनलाइन मेरे से ही क्यों मैथ्स पढ़ेंगे आप। इसके पीछे का रीजन है क्यों आप मेरा ही चैनल ज्वाइन करेंगे, क्यों मेरे साथ ही आप मैथ्स पढ़ेंगे। इसके पीछे मैं बहुत बड़ा लॉजिक बताने जा रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनेंगे। और नॉट ओनली सिर्फ ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सिर्फ बच्चों के लिए बता रहा हूँ, पेरेंट्स को आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए कि एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल आप क्यों ज्वाइन करेंगे, क्या जरूरत है इसकी, मैं आपको ऐसा क्या दे रहा हूँ जो बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है। तो इन सभी के पीछे आप आगे जो बता जा रहा हूँ वो सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप मेरा ही चैनल क्यों ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब आगे की बात करें तो सबसे पहला चीज इस चैनल पे जो मिलने वाला है आपको, ठीक है, इस चैनल पे जो मिलने वाला है वो बताने से पहले मैं आपको एक बताऊंगा, पेरेंट्स के लिए एक और बात बताना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर अपनी बात को ना थोपे। क्यों? क्योंकि देखो आप सबसे पहले तो छोटे मोटे कोचिंग में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते नहीं है, आप इंडिया के टॉप मोस्ट बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन करवाते हैं जिनकी स्टार्टिंग फी 1.5 लैक्स, इवन की किसी किसी के 2 लैक्स भी है, किसी किसी के मोर देन 3 लैक्स भी है। तो जो फीस हैं जो फी हैं वो काफ़ी हाई लेवल होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं सारे कोचिंग वाले के जो बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं। दूसरी बात, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बड़े बड़े कोचिंग हैं जिनके पास इतने सारे फी, इतना हाई लेवल का फी है उनके कोचिंग का, और दूसरी बात उनके पास जो स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें तो मैं तो कई स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सर मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, सर मैं क्या करूँ, इतना मेरा टाइम चला गया, कैसे इन्हें वापस में फिर से इतना सारा चीज़ को फिर से बैकअप करूँ। तो ये सारा चीज़ जो है बच्चे मुझे बताते हैं और मुझे बाद में पता चलता है कि ये हो क्या रहा है, इतना हाई लेवल का फी पे करने के बावजूद भी बच्चे आखिर समझ क्यों नहीं रहे। और इस बात से पेरेंट्स को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स को या इवन की पता भी नहीं है कि उनके बच्चे समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मेरे बच्चे जा रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं कोचिंग, आ रहे हैं कोचिंग, ये कुछ भी नहीं पता है उस पेरेंट्स को। और बच्चे डर से पेरेंट्स को बताते नहीं, शेयर ही नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली पेरेंट्स का बिहेव उस तरह से अपने बच्चों के साथ नहीं होता है कि बच्चे अपने मन की एक एक बात को शेयर कर सके। क्योंकि बच्चों को भी लगता है मेरे पेरेंट्स ने 1.5 लाख पे किया, इतना पे किया, अब मैं किसी कोचिंग में जाऊंगा फिर वहां भी फी देना पड़ेगा, तो पापा को क्या बोलूंगा, मम्मी को कैसे बोलूंगा कि मम्मी मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर मुझे ये पढ़ना है, मुझे वहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पढ़े। तो ये सब बच्चों की प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। और बच्चों की भी गलतियाँ होती है कि बच्चे उस तरह से पेरेंट्स से फ्रैंक नहीं होते हैं जो ये सारी बातें वो अपने पेरेंट्स को बता सके। दूसरी बात, अगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी भी कोचिंग में बड़े बड़े कोचिंग में 50,000 अगर स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से 60% स्टूडेंट जो है 60% स्टूडेंट ओनली वहाँ कोचिंग में जाके बैठ के आते हैं, 60% स्टूडेंट्स बैठ के आते हैं। किसी को मैथ्स नहीं समझ में आ रही है, किसी को मैथ्स समझ में आ रहा है, किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, किसी को केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आ रहे। और साथ में मैं तो एक बात और बोल दूंगा, जो बायो वाले बच्चे हैं तो उसको तो 60 क्या 70-80% बच्चों को जो है फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है। अब सोचिए आप, अगर आपके बच्चे डॉक्टर बनने गए हैं, आपके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, तो अकेले बायो और केमिस्ट्री अगर 100% केमिस्ट्री समझ भी जाए, बायो समझ भी आ रहा है, फिर भी आपके बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे नीट में क्या नाम अच्छे मार्क्स ले आएंगे और क्या नाम है टॉप कर जाएंगे, या फिर इवन की सीट भी एक बचा पाएंगे अपने लिए। तो एक तो पहली बात कि आपके 50 के स्टूडेंट में से, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात कि इनके 50 के स्टूडेंट में से
अगर आप निकालेंगे ना, आप अगर बच्चे को छांट के निकालेंगे इसमें से, तो आपको पता चलेगा 5,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं, 5,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको जंगल में भी आप छोड़ दोगे ना, जिनको जंगल में भी छोड़ दोगे, तो वो बच्चे जो है आईटी क्रैक कर लेंगे, वो बच्चे नीट क्रैक कर लेंगे। और ये 5,000 स्टूडेंट्स, अगर इन 5,000 स्टूडेंट्स में भी से भी अगर और बेस्ट स्टूडेंट्स का अगर आप कलेक्शन करोगे ना, तो पता चलेगा इसमें से कम 2 से 3 के कह सकते हैं। हाँ, अगर 2 से 3 के नहीं भी लेते हैं तो 2 से 2.5 के ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके सामने में अगर आप कैटरीना कैफ को भी नाचने के लिए छोड़ देंगे ना, तो उसके बावजूद ये बच्चे अपने मुंडी उठा करके एक बार भी उनको नहीं देखेंगे और वो अपना चुपचाप कैलकुलेशन करते रहेंगे। ये वो बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों को किसी कोचिंग में डालो, आप नहीं डालो, कोचिंग वाले तो गाइडेंस करते हैं, उनको आप कोचिंग में डालो नहीं डालो, जंगल में भी छोड़ देंगे ना, मोबाइल भी दे देंगे, फिर भी ये बच्चे जो है आईटी क्रैक कर जाएंगे, नीट क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, ये जो भी इंडिया के टॉप में जो भी वो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। तो सोचो, बड़े बड़े कोचिंग में जो रिजल्ट होते हैं, ये सारे सेलेक्टेड बच्चे तो इन्हीं के पास है, ये सारे सेलेक्टेड बच्चे तो इनके पास है। तो रिजल्ट कहाँ से होगा? तो पेरेंट्स को लगता है कि जो एवरेज कोचिंग है उनके पास तो अच्छे टीचर ही नहीं है, और उनके यहाँ तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? सिलेक्शन सिर्फ टीचर तो जाके एग्जाम में नहीं बैठ करके सिलेक्शन दे देंगे, उनको बच्चों को देना पड़ेगा, और बच्चे अकेले सिलेक्शन नहीं दे सकते। बच्चों को सिलेक्शन देने के लिए टीचर चाहिए, और क्या नाम है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके कोचिंग में सिलेक्शन होने के लिए बच्चे को भी उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए इसलिए मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आपके बच्चों का जो रूटीन है उन्हें आपको समझना चाहिए। आपके बच्चे जो एफर्ट लगा रहे हैं फिर भी वो उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कि बाकी बच्चे कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई जरूरी तो नहीं कि हर स्कूल में, हर कोचिंग में, हर जगह हर बच्चे टॉपर ही हो। उसमें थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ शुरू में कमी हो जाता है। शुरू मतलब कि वो क्लास 1 2 3 4 5 में उस समय बच्चे समझ नहीं पाते हैं कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे शुरू से पढ़ लेते हैं तो उनको आसान होता है आगे जाके पढ़ना। तो जो बच्चे कमजोर होते हैं
हेलो 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 हेलो। आई थिंक कि अब सबको आवाज़ जा रही होगी। ठीक है, तभी से एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज हो गया था माइक का। ओके गाइस, इसके लिए मैं एक्सक्यूज चाहता हूँ। एक्चुअली बैटरी ही डाउन हो गई थी इसकी। सो आई थिंक कि अब आप लोगों को आवाज़ अच्छे से जा रही होगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई टू ज्वाइन साख एकेडमी, वाई टू ज्वाइन साख एकेडमी मैथ्स विद करण कृष्णा। तो इसके पीछे का सबसे पहला लॉजिक जो है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब सवाल है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है। इसको मैं एक बहुत ही बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और इतना छोटा एग्जाम्पल होगा वो कि नॉट ओनली आप पेरेंट्स भी समझ सकते हैं, जो पेरेंट्स नहीं पढ़ते हैं मैथ्स वो भी समझ सकते हैं। बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से ऐसे कौन ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स नहीं समझते? आई थिंक सारे बच्चे मैथ्स समझते होंगे। पर अगर गाइस मैं आपको बात करूं, मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कि 7 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? 5। दैट्स गुड, इट्स एब्सोल्युटली राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कहो कि 2 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, तो आप भी बोलोगे सर इट्स वेरी इजी, -5। और अगर आप -5 बोलते हो तो मैं अगर कहूँ कि बच्चे ये बिल्कुल ही गलत है, या मैं कहूँ कि ये गलत है, तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ कि ये मैं कहूँ कि ये गलत है तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप बोलोगे कि सर आज तक तो मैं यही पढ़ते आ रहा हूँ और यही सही है, मैं कैसे मान लूँ कि यही सही है? और जस्ट अ मोमेंट, आप वेट करो कि आप भी मानोगे इस बात को कि सर ये गलत है। पूछो कैसे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो क्लास नर्सरी 1 2 में जो आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया गया था, सिखाया गया, बोला जाता था कि सर ये एक टोकरी है। कैसे सिखाते थे मैम लोग? ये एक टोकरी है, इस टोकरी में 7 मैंगोज। कितने मैंगोज हैं? 7 मैंगोज। ठीक है, 2 4 6 1 7, 7 मैंगोज। और 2 मैंगोज कह दिया जाए अपने फ्रेंड को दे दो, तो इसमें टोकरी में कितने मैंगोज बचेंगे? तो आप इजिली कह सकते हो सर 5। और इसे कैसे लिखते हैं? 7 मैंगोज थे, 2 मैंगोज अपने फ्रेंड को दे दिए, तो हम कैसे लिखेंगे? 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5, यही लिखते थे। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स पूछूं कि इस टोकरी में, सपोज कि ये टोकरी है, इस टोकरी में 5 मैंगोज हैं। कितने मैंगोज हैं? सॉरी 2 मैंगोज हैं। इस टोकरी में कितने मैंगोज हैं? 2 मैंगोज हैं। और मैं कहूं कि 7 मैंगोज अपने फ्रेंड को दे दो, तो क्या बोलोगे? कितने बचेंगे टोकरी में मैंगोज? तो आपका दिमाग अब बंद। अब आप कहते हो कि सर इसमें 2 ही मैंगोज है, हम अपने फ्रेंड को 7 मैंगोज कैसे दे सकते? दैट्स इट। आप यहाँ पर 5 कैसे ला दिया? -5 कैसे लाया? इस बात को अगर मैं कहूँ कि 2 मैंगोज थे, 5 मैंगोज अपने फ्रेंड्स को देने हैं, तो रिमेनिंग मैंगोज कितने बने? तो क्या इस चीज को हम नहीं लिखेंगे 2 - 7? सॉरी 7 देने हैं, 2 मैंगोज हैं और अपने फ्रेंड को कितने देने हैं? 7 मैंगोज। तो इस बात को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 2 - 7। बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं ऐसे, तो आप मुझे बताओ कि क्यों, जब कैसे देंगे? 7 मैंगो, यहाँ 2 ही मैंगो, हम 7 किसी को कैसे दे सकते हैं? जब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे बताओ -5 आपने कैसे लिखा? आपका ही आंसर -5। तो गाइस मैं आपको, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट जो हर एक एक बात को समझता है। और जब बच्चे एक एक बात को समझते हैं और कॉन्सेप्ट उसकी बिल्कुल ही क्लियर होता है, तो उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अप होता है, वो अलग लेवल का होता है और उसे पढ़ने में ही मजा आता है। और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, रट्टा मारते हैं, वो सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। रट्टा तब मारा जाता है जब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं। अब अगर बात करिए, बहुत छोटी सी चीज है, पर थोड़ा देर के लिए 90, मैं तो 90% का 90% बच्चों की बात कर सकता हूँ जो इसमें
फंस जाएंगे। उनको उनको भी लगता है कि हाँ ये तो ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही होता है। 90% बच्चे को ऐसा लगता है। इवन कि बहुत सारे टीचर को भी ऐसा ही लगता होगा, ये तो ऐसा ही होता है। मैंने कहीं से पूछा भी है तो सबको लगता है ऐसे ही होता है। तो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। ये तो अब मैथ मैथ की जब डेप्थ में जाएंगे हम लोग तब आपको दिखाएंगे एक्चुअली इनकी कॉन्सेप्ट की लेवल क्या होती है। पहली बात तो ये, तब सवाल है सर आंसर क्या होगा, आंसर बताओ आंसर, आप तभी से क्या बके जा रहे हो। तो आंसर की अगर बात करें गाइस तो आंसर क्या होता है, आंसर क्या होगा। तो इसको इसको समझने के लिए एक और चीजें मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं यहाँ पटना में हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पटना में हूँ, तो मैं तो किसी से पूछूंगा तो यही पूछूंगा, आप कहीं पर भी आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। जैसे सिंपली अगर मैं किसी से पूछूं कि आप अप्रोक्सीमेट बताओ कि पटना जंक्शन का डिस्टेंस कितना है, तो कोई बोलेगा 2 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर। और अप्रोक्सीमेट अंदाजा कैसे बोलेगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे बोलेगा। तो उसका आंसर क्या होगा, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कुछ भी उसे अप्रोक्सीमेट अंदाजा बताना है, ठीक है। मैंने क्या पूछा था कि पटना जंक्शन का डिस्टेंस कितना होगा, पटना जंक्शन का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, पटना जंक्शन का डिस्टेंस कितना होगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी उन्होंने अंदाजा लगा के आंसर बता दिया। मैं कहूंगा क्या कि आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। तो क्या बोलेंगे कि सर आपने ही बोला था अंदाजा बताने के लिए, और पटना जंक्शन का डिस्टेंस यही 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर होगा। तो फिर मैं उसे बोलता हूँ कि भाई साहब आप मुझे बताओ कि ये जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस आप बता रहे हो कहाँ से बता रहे हो। तो कहेगा यहाँ से बता रहा हूँ। तो बताओ क्या मैंने उसे बोला था कि यहाँ से ये डिस्टेंस बताओ। अगर मैं दिल्ली से पूछ रहा होता कि पटना जंक्शन की डिस्टेंस बताओ तो क्या 1050 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट नहीं होता क्या, बताओ आप। क्या अगर मैं मुंबई से पूछ रहा होता तो कुछ और नहीं होता क्या, अमेरिका से अगर पूछ रहा होता तो कुछ और नहीं होता क्या। मतलब कि ये जानना जरूरी होता है कि डिस्टेंस किसी चीज का बताना हो तो सर कहाँ से बताएं, डिस्टेंस कहाँ से बताएं। तो ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं रिलेटिव, और ये जो टर्म है ये रिलेटिव टर्म। उसी तरह से मैथ जो है, मैथ की हम लोग जो 80% चीजें पढ़ने वाले हैं, 40%, 50%, 60% जो चीजें पढ़ने वाले हैं, ऑल दोज कंटेंट आर रिलेटिव, वो सारे के सारे रिलेटिव। रिलेटिव कहने का मतलब सारे के सारे किसी न किसी अंडर कंडीशन वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। कुछ चीजें जो होता है कुछ स्पेशल केस में ही डिफाइंड होते हैं, और वो चीजें हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। सर बहुत आपने बकवास कर लिया, ठीक है, हमें आंसर बताओ आंसर, ठीक है, बकवास नहीं सुननी। तो ठीक है, आंसर की अगर बात करें तो आप मुझे बताओ, जैसे कि अभी अगर बात करें 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो गाइस जब आप किसी क्लास में पढ़ते हो तो क्लास का हेडलाइन ही होता है इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स। तो वहां हमें बताने की जरूरत नहीं होती है, या फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन में तो लिख ही लेता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, साफ साफ लिखा रहता है। आप जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हो तो साफ साफ लिखा रहता है नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों लगा, क्योंकि इसी कंडीशन में ही वो चीजें डिफाइंड हुए। और दूसरी बात, इसी तरह इसकी अगर इसकी बात करी, मैंने बोला कि 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर हमें आम को सब्ट्रैक्ट करने हो तो क्या हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं 2 आम माइनस 7 आम। हम लोग सिंपल 2 माइनस 7 करते हैं और बोल देते हैं कि 7 माइनस 2 करते हैं, बोल देते हैं 5 आम। लेकिन अगर हम लोग आम की बात करें तो यहाँ आम नहीं लिखा है ना, और ये बात हमें पता नहीं है कि 2 और 7 है क्या चीज। तो गाइस जब भी कोई बड़ा नंबर में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करने की बात करे तब आंख बंद करके सिंपल आंसर कर सकते हो कि जैसे 7 माइनस 2 दैट इज 5, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी आपको छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को बोले सब्ट्रैक्ट करने, तो आप उससे पूछो कि सर ये छोटा ये बड़ा, मतलब ये जो 2 और 7 ये है क्या चीज। अगर आपको बोला जाए कि ये मैंगो है तो सिंपल डायरेक्ट बोलना है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है सर। 2 ही मैंगो है, मैं किसी को 7 मैंगो कैसे दे सकता हूं। अगर कहे कि 2 और 7 ये रुपीज है, दैट इन दिस सिचुएशन इन दिस केस ऑल्सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। हम लोग, मेरे पास 2 रुपीज है, मैं किसी को 7 रुपीज कैसे दे सकता हूं। तो फिर सर ये पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल होगा इंटीजर्स के केस में। किसके केस में, इंटीजर्स के केस में।
पॉसिबल होगा रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में पॉसिबल होगा, रैशनल नंबर के केस में ये वो सारे रैशनल नंबर, ये वो सारे नंबर है, ये वो सारे नंबर है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही होते हैं। और इंटीजर का जो इंटीजर के सब्ट्रैक्शन का अगर रूल आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा गाइस कि अगर मान लो कि आपसे कहा जाता है 2 - 7, आप बताओ कितना होगा। वही है, इसमें भी इंटीजर का भी रूल वही है, छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसका भी रूल वही है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना करेंगे 5 आएगा, बड़ा कौन है तो आप क्या करें, जो माइनस, ये रूल होता है किसका, ये रूल होता है इंटीजर्स का, रैशनल नंबर में ऐसे करते हैं। तो ये इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ -5 इंटीजर के केस में आएगा, रैशनल नंबर के केस में आएगा, रियल नंबर के केस में आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊं, जो भी बातें पढ़ाऊं, उसमें आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं होगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको और भी तरीके हैं मेरे पास, उसके तरीके से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पर आप मुझे बताना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बात करूंगा अभी। अब क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक। क्या होता है कॉमन मिस्टेक, कि मैं इस चैनल पे आपको क्या पता चलेगा, पहला तो आपने सीखा कॉन्सेप्ट का क्लियर आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा। दूसरी बात करेंगे तो कॉमन मिस्टेक जो आप और सारे बच्चे करते हैं वो हम आपको दूर करना सिखाएंगे। जैसे क्या, अगर एक सिंपल क्वेश्चन ले आपको और आपसे पूछूं कि अगर √x इज इक्वल टू -1 हो तो x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, और स्क्वायर करते ही आपका आंसर सामने, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, कितना आएगा x, और इधर -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, और ये कहोगे कि आप कितना आया x के आंसर, तो आप बोलोगे -1। दिस इज आवर सॉल्यूशन। और अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए, 0 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0 1, और क्या नाम फोर्थ 1, तो आप क्या बोलोगे, तो कहोगे इतना सिंपल है, ये तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, 2 नंबर इज राइट आंसर। बट अगर सही से अगर बात करें तो गाइस ये 2 नंबर का आंसर नहीं है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। पूछो कैसे सर, कैसे, तो आपको क्लास 6 से ही ये बातें सिखाई जाती है कि जो भी आप x की वैल्यू लाते हो उस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो, फिर LHS और RHS अगर दोनों इक्वल आ जाए तो आंसर सही है, अनलेस वो आंसर बिल्कुल ही गलत है। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पर LHS की बात करें तो LHS में आपके पास क्या है, LHS में है √x, और आपके x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1। जब यहाँ LHS में 1 पुट करोगे तो √1 कितना होता है 1। और RHS में अगर बात करें तो RHS में कितना दे रखा है आपको, RHS में दे रखा -1, और ये इधर आ रहा है LHS में 1 और RHS में आ रहा -1। दोनों को अगर आप इक्वल करोगे तो ये इक्वल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट योर सॉल्यूशन, और ये आपका गलत आंसर है। इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन, और सही आंसर इज नन ऑफ दीज। अगर इसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आप इसको कहते हैं समझ सकते हो, समझ के याद कर सकते हो कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होता। ये लोग हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे चैप्टर में, अभी फिलहाल इसको यही बेसिक जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा कॉमन मिस्टेक से निजात, मतलब छुटकारा। ये आप सीखेंगे कि यहाँ की जो कॉमन मिस्टेक बच्चे वो उससे कैसे हमें बचना है, वो चीज आपको सिखाया जाएगा। दूसरी बात, नेक्स्ट अब जो हम सीखने वाले हैं, हम लोग यहाँ से ऑफ विजुअल्स एंड द एग्जाम्पल्स, विजुअल्स एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको विजुअल एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स का क्या पढ़ना है, डे टू डे में क्या जरूरत है, इसकी क्या करेंगे सर पढ़ के, तो आप मैथ्स पढ़ करके आप इसका जरूरत कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बैंकिंग में, बैंकिंग का नाम सुने, यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको कॉमर्शियल मैथ्स की बहुत ज़्यादा यूज होती है, लाइक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है मैथ्स की यूज, बैंकिंग में, ठीक है। इसके अलावा आप किसी दुकान पे चले जाओ, नॉर्मली वहाँ जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा सबसे आजकल के टाइम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर में आपको अच्छे से पता है जो कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स होती है, लैंग्वेजेज होते हैं, C++, जावा, ये वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो कोडिंग करते हैं या फिर जितने भी चीज़ें जैसे रोबोटिक्स पे आजकल ज़्यादा काम हो रहे, ये सारा चीज़ जो फंक्शन करता है ये मैथ्स के बेसिस पे ही इसको कोडिंग वगैरह कराया जाता है, ठीक है। तो मैथ्स के हेल्प से आप कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर भी कोडिंग वगैरह ये भी मैथ्स के हेल्प से ही कर सकते हैं, इसमें भी मैथ्स का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग हो गया, रोबोटिक साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये जितना भी चीज़ें हैं ये सब में आपको मैथ्स मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर जो सीखते हैं आप, कंप्यूटर दैट मीन्स लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, इस सब में मैथ्स की जरूरत है। ये आपकी विजुअलाइजेशन, मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हो कि डे टू डे, जैसे विजुअलाइजेशन का मतलब तो यहाँ हुआ कि आपको चीज़ें ये बताया मैंने कि डे टू डे लाइफ में इसका यूज क्या होता है, डे टू डे लाइफ में इसका यूज क्या होता है। विजुअल का मतलब होता है जो चीज़ें आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएगी वो आपको फिगर के साथ, दैट मीन्स आपको दिखा करके, जैसे अगर सर्कल पढ़ाना है तो आपको सर्कल का फिगर बना करके, हाँ ये एक सर्कल है, सेंटर है, ये इसका रेडियस है, जो भी चीज़ें हैं। अगर क्यूब की ही बात करें, जैसे सपोज कि आपको हम क्यूब पढ़ा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ क्यूब है, यहाँ पर ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका एक फेस है, ठीक है, ये दूसरी फेस है। ऐसे आपको विजुअलाइजेशन, मतलब कि आपको फिगर के साथ दिखा करके पढ़ाया जाता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया जाए, ठीक है। मतलब विजुअलाइजेशन, यूज ऑफ विजुअल्स एंड के साथ जो पढ़ाया जाएगा, इसका मतलब यही है। दूसरी बात, ये जो यूज है ये मैंने यही बता दिया, हालांकि इसका अगला पेज है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट लिंकेज, इसका ये नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट उसके बारे में, रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब मैथ का रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो जैसे बैंकिंग में कह सकते हैं, बैंकिंग कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में बोल सकते हैं, रोबोटिक्स बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग में बोल सकते हैं। यहाँ ये सारी रियल लाइफ एप्लीकेशन है जहाँ हम लोग मैथ को अप्लाई करते हैं। बट इससे पहले एक दो बची हैं, उसे भी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात, ये तो समझ गए आप, विजुअलाइजेशन की फिगर के साथ आपको हो सकता है कुछ को एनिमेशन के साथ सिखाया जाए। दूसरा क्या है, मैं बहुत ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल की आज बात करूंगा जिसके वजह से आप सारे पेरेंट्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझ सकते हैं कि मैं सिखाने का मेरा क्या टेक्निक है, मैं कैसे बच्चों को सिखाऊंगा, बच्चे कैसे एक एक चीज उनको समझ आएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट लिंकेज की बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इसका, आप सारे बच्चे समझ जाएंगे जो कि क्लास 1-2 में सीखे होंगे, पेरेंट्स भी समझ सकते, बच्चे भी जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ। अगर मैं बात करूं 7/5 एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन ले लिया मैंने 9/9 कुछ भी ले लो आप, 9/9/9/17 ले लेते हैं। इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है, इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। तो इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले चीजें जो हमें चाहिए, 7 ही ले लेते हैं, 9/7 छोटा नंबर लेते हैं, 9/7, ठीक है। तो इन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बात जो आपको आना चाहिए, 5 और 7 का हमें क्या निकालना रहता है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, ये हमें फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो अब बताइए आप कि इतनी छोटी सी चीज है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को सीखने के लिए सबसे पहला चीजें आपको जो आनी चाहिए दैट इज एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं आती है तो इस सिंपल ऐड को भी आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, जब एलसीएम आप निकाल लेते हो तो एलसीएम सपोज के निकल के आया, यही आंसर ही होगा, एलसीएम निकल के आया 35, एलसीएम क्या निकल के आएगा 35। तब दूसरा रूल क्या है, आप इस 5 से इस 35 में डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करना मतलब कि पहला तो आपको आना चाहिए एक नंबर में एक सिंपल सा ऐड को सीखने के लिए, एक सिंपल सी ऐड को सॉल्व करने के लिए आपको पहली बात जो आना चाहिए दैट इज एलसीएम। दूसरी बात जो आनी चाहिए आपको डिवीजन, दूसरी बात क्या आनी चाहिए, डिवीजन। तीसरी बात, तीसरी बात जो आपको आनी चाहिए, तीसरी बात आनी चाहिए
अब इससे इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, सपोज कि 5 से 35 में डिवाइड करो 7 आएगा, तो 7 को ऊपर वाले नंबर से जो भी इसके न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करना रहता है। मतलब कि इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और जब मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख देंगे तो यहाँ है प्लस, फिर सेम इससे इसमें डिवाइड करना है 5, 9 5 जा 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ये सिंपल ये सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो लास्ट वन जो है, लास्ट वन आपको दोनों पड़ेगा। मतलब इसके बाद चाहिए, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट लिंकेज का क्या मतलब है कि जो भी चीज मैं आपको मैथ्स में पढ़ाने वाला हूं, उस मैथ्स में पढ़ाने के लिए सपोज कि आप अगर मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, ये चीज सिखाने से पहले मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा, फिर ये सिखाऊंगा, फिर ये, कहने का मतलब इस चीज को सिखाने से पहले ये चारों चीजें आपको स्टेप वाइज सिखाने के बाद ही आपको इसको टच करूंगा। अब फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये चीजें पहले पढ़ रखा है, ये भी पहले पढ़ रखा है, ये भी पहले पढ़ा हमने, ये भी पहले पढ़ा, ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लिंकेज। जो भी आपको हायर लेवल की मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा उसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट एक से दूसरे से लिंक करता है वो सारा मैं पहले ही बता रखूंगा। नेक्स्ट वन बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल बता ही चुका हूं इसके लिए कि बैंकिंग में इसका यूज होता है। कहाँ होता है? बैंकिंग में यूज होता है। अगर थर्ड वन की सेकेंड वन बात करें तो इसके अलावा आप जानते हैं कि नॉर्मली किराना दुकान यूज होता है, हवाई अड्डे हर जगह यूज होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, इंजीनियरिंग। एंड इसके अलावा अगर इसके बाद भी बात करें बैंकिंग, इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक साइंस एंड ग्राफिक्स, कोडिंग, ये सारा सीखने के लिए मैथ का यूज होता है। इसके अलावा आपको ये तो जनरल डे टू डे लाइफ में यूज हो गया। उसके बाद होता है एरर एनालिसिस। जैसे अगर कोई भी चीजें हम बनाते हैं तो उसमें मेरे से ही मिस्टेक हो गया, ये हम कैसे पता करें, खुद से कैसे पता करें कि हम मेरा गलती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले सपोज कि जैसे अगर मान के चलो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, आपको बोला जाए इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टराइज करो। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब ये हो गया आंसर, आपने सॉल्व कर लिया। अब बताओ ये आंसर जो आपने लाया ये आंसर सही है या गलत है? ये एरर एनालिसिस, मतलब जो गलतियां हैं इस गलती को आप कैसे पता करोगे। तो इसके लिए आपको हम ये भी बताएंगे कि इसका कैसे पता करना है। तो जैसे अगर हम इनको फैक्टराइज करते हैं तो ये चीजें हमें मिला, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आना चाहिए। तो आपको चेक करना है कि आपका आंसर ये गलत है सही। तो इसके लिए क्या करो, x इंटू एक्स प्लस 1 को फिर से मल्टीप्लाई करो। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा x। अब देखो ये और ये फिर से वही चीज आया या नहीं आया। तो इस तरह से आप अपने एरर को भी एनालिसिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही। नेक्स्ट जो है क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्वेश्चन है जब आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा तो बेसिक पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं उसके काफी हाई लेवल रहेंगे, ठीक है। वो सारे हाई लेवल जो है, हाई लेवल के थिंकिंग जो है वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे थिंक कर सकते हैं। उस लेवल के भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। ये एट लास्ट आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा कि मिस्टेक जो है वो हमारी गलती नहीं होती है। वो मिस्टेक इज नॉट अ रॉन्गनेस, कह सकते हैं मिस्टेक जो होता है वो गलती नहीं है। मिस्टेक्स गलती नहीं है गाइस, ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मिस्टेक जो होता है एक पार्ट होता है हमारे लर्निंग का, हमें एक्सपर्ट बनाने का, हमें बेस्ट बनाने का, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने का मिस्टेक एक पार्ट होता है। इसलिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो कभी भी आप ना डरे कि मुझे गलती हो जाएगा, सर क्या बोलेंगे, नहीं बनाना है, मुझे छोड़ दो, क्या बनाना है, आता तो है नहीं तो क्या बनाना है। तो ये सब चीजें दिमाग में आपको कभी नहीं आना चाहिए कि बनाए नहीं बनाए, यस नो, गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, गलत सही कभी भी दिमाग में नहीं लाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि बस हमें बनाना है, गलत हो या चाहे सही हो।
जब आप गलत बनाएंगे, गलत लाके कोई चीज गलत बना करके सर को दिखाएंगे, तो सर को समझ में आएगा कि किस लेवल तक आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो टीचर आपको उस लेवल से सिखाएंगे। जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले या सॉल्व करते हैं तो बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप सॉल्व करो। जब गलती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट मेरा वीक है, ये पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कैसे से क्वेश्चन सर देते हैं मेरे से बन जाता है। तो आप ये मत सोचो कि मेरा ये, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये पार्ट मेरा बहुत ज्यादा नॉट गुड, ठीक है, दिस पार्ट इज माय वीक, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स का ये पार्ट वीक है या ये पार्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा सोच है, ये आपको डिमोटिवेट नहीं होना है इससे, ये अच्छी बात है। आपको उस पार्ट को जिसके बारे में पता है कि ये पार्ट मेरा अच्छा नहीं है, ये फिर बैड है, ये जो भी है गुड है, तो आप उसको अच्छा कर लो, आप उसे अच्छा कर लो, बात खत्म। तो जो भी आपको पता चलता है ये बेस्ट नहीं हूं मैं उसमें, तो उसमें बेस्ट बन जाना, एक्सपर्ट बन जाना, उसे सीख जाना है। और गलती करने से तो कभी नहीं डरना है, आपको बस सॉल्व करना है, गलत होगा टीचर सिखाएंगे उसके लिए। दूसरी बात, अब स्टडी रूटीन की बात करें तो मैं अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है। तो स्टडी रूटीन की अगर बात करूं मैं, तो इसके बारे में मैं सिर्फ सिंपल ऐसा बताना चाहूँगा, ऐसा रूटीन आप मत बनाना कि 5 AM मुझे जगना है, 5 से 7 मुझे ये पढ़ना है, 7 से 9 मुझे ये पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ऐसी रूटीन मत बनाना। क्यों? क्योंकि किसी दिन अगर भैया की शादी हुई ना, पता चला भौजी को देखने में ही 7 से 9 चला गया, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आपकी जो रूटीन है ये फेल हो गया, क्या करोगे? पता चला किसी दिन बर्थडे पार्टी है, तो उस दिन ये जो रात में जो आप 7 से 9 जो रीडिंग या स्टडिंग या फिर आप रिमेम्बरिंग के जो टाइम बात किए थे कि इसे लर्न करना है, वो आपका खत्म हो गया, आप क्या करोगे? केक खाते रह गए उस दिन। तो आप ऐसा टाइमिंग मत बनाना, ये ठीक है, ये आपकी रोज के लिए बहुत सही है, ऐसा बना कर रखना, इसी के अकॉर्डिंग काम करना। पर जिस दिन भैया की शादी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो, उस दिन आपको याद रखना है कि मेरा 2 घंटा यहाँ गया और 2 घंटा यहाँ गया। उस 2 घंटे को, वो 2 घंटे लाइफ में दोबारा वापस नहीं आने वाला है, ये बात सॉलिड आपके ब्रेन में जाना चाहिए। तो वो जो 2 घंटे है, उस 2 घंटे को अगले दिन नेक्स्ट डे, ठीक है, आपकी जो रूटीन है उसे फिर फेल करो। जब यहाँ फेल हो ही गया तो अगले दिन फिर से उस रूटीन को फेल करना है। पर कैसे फेल करना है? अगले दिन जो आपका टाइमिंग था 5 से 7, उस 5 से 7 को 5 से 8 पढ़ना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना। फिर रात में जो टाइमिंग है 7 से 9, इस 7 से 9 को 7 से 10 पढ़ना, 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना, 1 घंटे इधर एक्स्ट्रा, 1 घंटे इधर एक्स्ट्रा, भैया की शादी मैनेज। अब अच्छा, बर्थडे पार्टी को दूसरे दिन मैनेज कर लेना है। मतलब जो आपका टाइमिंग किसी चीज में गया, उस टाइमिंग को जाने नहीं देना है, क्योंकि वो टाइम कभी भी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आने वाला है, और ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और उस टाइम को आपको जैसे यूज करना है करो, पर वो टाइम आगे दिन ज्यादा पढ़ के या पिछले दिन ज्यादा, जैसे भी करना है, उस 4 घंटे को आपको मैनेज करना है। अब कैसे करोगे ये आपको सोचना। अब सवाल है सर 5 से 8 कैसे पढ़ेंगे, 7 बजे के बाद तो स्कूल जाना है। अरे तो 7 से 8 में 1 घंटा मत बढ़ाना, शाम में 1 घंटा बढ़ा लेना। और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आपको जैसे लगे कि जहां आपको एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, उस दिन एक्स्ट्रा टाइम उसमें यूज कर लेना है। ऐसे आपको रूटीन बनाना है। दूसरी बात, अब लास्ट अगर बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता दूं इस चैनल पे आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हालांकि पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं, ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्पेशली IIT JEE क्रैक करना चाहते हो। देखिए यहाँ नीट लिखा हुआ, पर नीट के बच्चों को मैथ्स में फिजिक्स की जरूरत होती है, जो मैथ फिजिक्स पढ़ते तो उसमें मैथ की जरूरत होती है। तो इसमें इतने हाई लेवल के मैथ नहीं चाहिए, पर बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे NDA करना चाहते हैं, NDA के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। IIT की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, या जो बच्चे CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, या एनी अदर कोई भी कॉम्पिटिशन वाले बच्चे। जैसे अगर बात करेंगे आप तो बहुत बार जैसे UPSC SSC इन सब में भी पूछा जाता है मैथ्स। तो यहाँ बेसिक जो पढ़ाया जाएगा वो किसी भी मतलब कंपटीशन के लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो सारे बच्चे चाहे तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है
इसका भी मैं प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा हूँ। देखते हैं अगर इस चैनल पे अगर इसके बारे में पढ़ा पाए तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए मैं एक स्पेशल चैनल बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी अपने इंडिया में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो आप अगर जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि एक लड़का है सवर्णो आइजैक बड़ी, पता नहीं उसके घर में मेडल से भरा हुआ, वो 5 6 7 8 में ही पता नहीं क्या क्या सीख गया था, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, पूरा वर्ल्ड जानता है उसको। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो उतना छोटा सा बच्चा कैसे उतना कुछ समझ गया, सीख गया उतने छोटे से क्लास में? क्योंकि उसे गाइडेंस उस तरीके का मिला, उन्हें सिखाने वाला वैसे मिला, उन्हें समझने वाला, उनके ब्रेन की कैपेबिलिटी को समझने वाला मिला कि इनका ब्रेन इतना अचीव कर सकता है, इतना कर सकता है। तो इन क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे, जिन्हें हम सवर्णो आइजैक बड़ी जैसे बना सकते हैं। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं। तो इन बैच को, ये जो 6 होता है ना, ये क्लास 6 नहीं, हमारे देश के आईटीएंस हैं, डॉक्टर्स हैं एंड इंजीनियर्स हैं, बेस्ट बेस्ट, इस सब के सब बेस्ट हैं। इन्हें हम चाहे तो जो चाहे बना सकते हैं, बशर्ते कि हाथ में लगना चाहिए। ये सही है। हम, मुझे तो लगता है बहुत सारे पेरेंट्स ही ऐसे बच्चों को बर्बाद करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मेरा बच्चा पढ़ेगा तो इसका दिमाग पागल हो जाएगा, अभी इतना ज़्यादा पढ़ लेगा तो ये हो जाएगा। अरे पागल होना होता तो सबसे पहले आइंस्टाइन को पागल हो जाना चाहिए, न्यूटन को पागल हो जाना चाहिए, और ये सवर्णो आइजैक बड़ी उनको पागल हो जाना चाहिए। पर ये सब बच्चे कहाँ पागल हो रहे हैं? ये लोग भी छोटे छोटे उम्र में इतना सीख सकते। तो मैं इस बैच के लिए एक चीज सोच रहा हूँ कि इन्हें भी हम उनके तरह उन्हें बेस्ट करें। तो जो बच्चे, इनके लिए मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करूँ, अभी इनके बारे में सोचा नहीं, पर इनके बारे में मैं करूंगा। ये जितने भी कंपटीशन है मैं इस क्लास से ही बच्चों को ट्रेंड करूंगा आगे हायर लेवल के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि सच में कि ऐसे ऐसे कंपटीशन को आप क्रैक करें, आईएमओ या ये इंडिया के टॉप मोस्ट के भी पीवाई, ये सब जितने भी एग्जामिनेशंस है, ये सबको अगर आप चाहते हैं क्रैक करें तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, रेगुलरली आप लर्न करें। आई थिंक श्योर यू कैन गेट योर, यू कैन अचीव योर गोल्स, ठीक है। और रेगुलरली आपका वीकली, अगर बात करें तो रेगुलरली ऑनलाइन टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। उसके साथ में सीपीपी मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, ठीक है। और जो कोई वीक स्टूडेंट्स है तो मैं आपको पर्सनली बैठ करके तो सिखा नहीं सकता, पर अगर आप बताते हैं कि मुझे सर इस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स है, तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो, ये सोच करके कि बच्चों को कुछ नहीं आता, जीरो से जीरो से अपर लेवल तक वो वीडियो बना करके आपको दूंगा। दूसरी बात कि ये सारी चीजें सर कहाँ मिलेगी? तो प्ले स्टोर पे साख एकेडमी का ऐप अवेलेबल है, आप फ्री है बिल्कुल, आप उसे जा करके डाउनलोड करें, सारी चीजें आपको उस पर मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ कुछ कंपटीशन है, जैसे ओलंपियाड, इसके बारे में जानना हो तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा यार, बहुत ज़्यादा हो चुका है इसका टाइमिंग। तो इन सब के बारे में आपको कर देना कि सर मुझे ओलंपियाड का टाइप बताए, मुझे एनटीएससी के बारे में बताए, केवीपीवाई के बारे में बताए, मैं उस सब के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ओलंपियाड, ओलंपियाड के बारे में, ओलंपियाड के लिए, ठीक है, ये सारा तो एमओ हो गया, इन सब अब आज नहीं बताएंगे, इनको भी इनके बारे में जानना होगा, आप मुझे कमेंट करना, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। पॉइंट्स हो गया। और अगर अगला बात करें तो फॉर्मेट, उसका एग्जाम है कैसे होता है, उसके बाद आईएमओ की बात करें, सेम उसका भी मेडल रिवार्ड जो भी उसका है, नोट। अधिक बात करें तो स्कॉलरशिप इसमें कैसे मिलते हैं, एंड लास्ट में आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, शेयर करो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड हिट द बेल आइकन। अगर ऐसा करते हैं तो इससे मुझे काम करने में थोड़ा मजा आएगा, लगे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा केवीपीवाई है, इसके बारे में मैं कभी बता दूंगा, या डिटेल अभी मैं बता देता हूँ, कर सकते हो, ठीक है। ये सारा केवीपीवाई के बारे में ही, ये 2 एग्जाम होता है, ठीक है, एसए एसएक्स। एंड इसकी अगर बात करें बेनिफिट्स हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स लिखा हुआ है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स,
जनरल मतलब टाइमलाइन क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें इस पे लिखा हुआ है, ये सब आप समझ सकते हैं। लास्ट फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो मैं बस रेगुलरली ईच एंड एवरी टॉपिक का मैं आपको वीडियोस डालूंगा इस चैनल पे। जो भी इससे रिलेटेड सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।